हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और हम हमारे इनकम टैक्स का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे इनकम टैक्स की बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारा कोर्स जो है वो कवर करने वाले हैं। और इसमें अगर कोई भी चाहे जिसने पहले कंप्लीट किया है ये कि इनकम टैक्स का कोर्स, और वो अगर रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो देखना चाहे तो वो रिवीजन पर्पज़ के लिए भी वीडियोस देख सकता है। और वैसे हम बिल्कुल इस कोर्स को फ्रेश स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये कोर्स एप्लीकेबल होगा सीए, सीएस और सीएमए सभी प्रोफेशनल्स के लिए, एंड ऑल्सो बीकॉम के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो जो मैं कवर करने वाला हूँ सिलेबस पूरा, वो मैं इस बुक से, ये आप देख लीजिए, ये इनकम टैक्स लॉ की बुक है। और ये डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है इनकम टैक्स की। मैं पूरा कोर्स इस बुक में से कवर करने वाला हूँ। और इस बुक में आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से लॉ वाइज प्रॉपरली डिफ़ाइन किए हुए मिलेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। मैंने जब स्टडी स्टार्ट की थी इनकम टैक्स की, तो मैंने इसी बुक से अपने पूरे कंसेप्ट्स बेसिक जितने भी थे वो पहले इसी से क्लियर किए थे, और उसी के बाद मैंने एडवांस लेवल पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो हम जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स हमारा, वो हमारा इसी बुक में से हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इनकम टैक्स का कुछ भी नहीं पता, मैं मान के यही चल रहा हूँ कि इनकम टैक्स का आपको कुछ भी नहीं पता, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको जो है कवर करने वाला हूँ पूरे सिलेबस को। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और आने वाली सभी वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा आने वाली वीडियो के बारे में कि कब कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे एमटीपी, आरटीपी, और जितने भी क्वेश्चन पेपर पहले आ चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो सभी क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और लाइव आने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। और इनकम टैक्स का अच्छा खासा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस का, तो बने रहिएगा। आपको इनकम टैक्स की अच्छी खासी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बुक है, ये असेसमेंट ईयर 2021 की है, लेकिन हम असेसमेंट ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्चुअली मेरे पास अभी असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 की बुक अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास अभी 2021 की बुक पड़ी है। हम इसी में से कवर करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट हम करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस बुक में जो स्टार्टिंग में हमें जो इनकम टैक्स में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पर लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, ये इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है आपके लिए, एग्जामिनेशन के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सिर्फ इसमें हम बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे, इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, असेसी कौन होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, हम सिर्फ ये बातें इसमें कवर करेंगे। बाकी जो मेन जो है जिनसे आपको इनकम कंप्यूट करनी है, वो होते हैं हमारे 5 हेड्स। ओके, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो उन पांचों हेड्स पे रहेगा कि इनकम हमारी किन किन हेड्स में क्लासीफाई हो सकती है। तो उन 5 हेड्स पे हमारा फोकस रहेगा। तो उन 5 हेड्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स है, इनके नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं भी इसको सिर्फ बुक में से ही आपको कवर करवा रहा हूँ। वरना जो भी हेड्स हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसको प्रॉपर उसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और ये सिर्फ आपको बेसिक के लिए है, ये सिर्फ 2 to 3 पेजेस का बेसिक है। उसके बाद हम अपने हेड स्टार्ट करेंगे, और अदर जो भी बेसिक में रहता है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, या फिर एसएससी कौन होते हैं, या जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, वो हम हमारे 5 हेड कवर करने के बाद करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो रेजिडेंशियल स्टेटस पहले भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले इनकम टैक्स पढ़ी है तो आप पहले भी कर सकते हैं। पर हम हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पहले हमारे 5 हेड्स पे फोकस करेंगे, और उसके बाद जाके हम अपने रेजिडेंशियल स्टेटस पे फोकस करेंगे, और एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो हमारा मेन फोकस रहने वाला है 5 हेड्स ऑफ इनकम। हम हमारे पहले पाँचों हेड्स पे फोकस करने वाले हैं, और ये सिर्फ बेसिक है। ये सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। और ये इतना एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, और ना ही इतना खास पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, लिखा हुआ है इनकम टैक्स जो है इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। देखिए, हमारे पास 2 तरह के टैक्स हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपको होता है जीएसटी और कस्टम, और डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है सिर्फ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि जो बर्डन है वो जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया गया उसी के ऊपर है, उसी को ही पे करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और बंदा पे कर ही नहीं सकता। जीएसटी में क्या होता है कि हम बर्डन
किसी एक पर्सन पे होता है, पर वो अपना बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देता है, तो इसलिए बोलते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स टैक्स किसी और के ऊपर लगा बट इनडायरेक्टली वो कलेक्ट कहीं और से हो रहा है, पे कोई और पर्सन कर रहा है, उसके पे हमारा सप्लायर करेगा, मतलब कलेक्ट हम किसी और से कर रहे हैं, बर्डन हम शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कस्टमर पे हम बर्डन शिफ्ट करते हैं अल्टीमेट, तो बर्डन हम शिफ्ट कर सकें वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जहाँ पे हम बर्डन शिफ्ट ना कर सकें, जिसके ऊपर टैक्स लगा, जिसने इनकम अर्न की वही टैक्स पे करेगा, तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ओके, इट इज़ एन प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सफिशिएंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अच्छा खासा रेवेन्यू का सोर्स है इनकम टैक्स। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री। गवर्नमेंट को भी ऑब्वियसली पैसा चाहिए इस कंट्री को मेंटेन करने के लिए। देखिए ये सिर्फ बेसिक्स है, मैं इसे फास्टली कवर करूँगा और हम हमारे जल्दी से 5 हेड्स के ऊपर चलेंगे, और 5 हेड्स जो हमारे वही मेन है, वो हमें पूरे अच्छे तरीके से विद एग्जांपल विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से कवर करने हैं। ये सिर्फ आप एक बार ऊपर से रीड कर लीजिएगा, ये मैं सिर्फ आपके साथ रीडिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए, गवर्नमेंट को मनी चाहिए लॉ को मेंटेन करने के लिए और कंट्री को चलाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ओके, सिंस आवर गवर्नमेंट इज़ वेडेड टू द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, it is the foremost duty of the government to bring out such welfare and development program which will bridge the gap between the rich and poor। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। हाँ, हम कह रहे थे कि जैसे जैसे आपकी इनकम टैक्स में इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा, टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। पर लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप कस्टमर को आगे सेल करते जाएंगे, उसका टैक्स का जो बर्डन है वो अल्टीमेट कस्टमर पे शिफ्ट होता रहेगा। ओके, सिंस आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी, ये हम पढ़ चुके हैं। रिच और पुअर के गैप को दूर करने के लिए हम इनकम टैक्स लगाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा बंदा रिच होगा उतना ज़्यादा वो टैक्स पे करेगा, जितना ज़्यादा बंदा पुअर होगा उतना कम टैक्स पे करेगा, क्योंकि हम इनकम यहाँ पे जो टैक्स लगाते हैं वो स्लैब रेट के हिसाब से लगाते हैं। स्लैब रेट क्या होता है, टैक्स कैसे निकालते हैं, वो हम बाद में करने वाले हैं। ये सिर्फ बेसिक है, ऊपर से सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए इसको कवर कर लीजिएगा, बाकी एग्जाम पर्पज़ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ऑल दिस रिक्वायर्स मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। दीज सोर्सेज में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, इससे फंड्स मोबिलाइजेशन होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स बीइंग अ डायरेक्ट टैक्स इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग कंसेशन एंड इंसेंटिव इन इनकम टैक्स फॉर वेरियस डेवलपमेंट पर्पस। हम टैक्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, एवरी पर्सन। एवरी पर्सन, यहाँ पे फोकस कीजिएगा वर्ड पर्सन। एक्चुअली हम ये सोच रहे हैं कि पर्सन मतलब इंडिविजुअल, जैसे मैं आप, बट ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में पर्सन की पूरी डेफिनेशन दी हुई है और पर्सन में अलग अलग पर्सन्स कवर किए गए हैं, जैसे इंडिविजुअल, HUF, AUP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। अभी इनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, पर आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि जैसे इंडिविजुअल हम हैं, हम अलग माने जाएंगे। आपने एक पार्टनरशिप फर्म देखी होगी, पार्टनरशिप इनकम टैक्स में एक पर्सन है, अलग ट्रीट किया जाएगा, उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा फर्म को। लोकल अथॉरिटीज़ को अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हम आगे कवर करेंगे अगर हमारे सामने बेसिक में ये आती है ये चीज़ें। बाकी इतना देखिएगा कि हमारे पास पर्सन की पूरी डेफिनेशन दी है। पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आते, और भी लोग पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं, जो कि डेफिनेशन आगे हम ऑब्वियसली देखेंगे। एवरी पर्सन, हर पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए। वर्ड पर्सन, जिसकी टैक्सेबल इनकम फाइनेंशियल ईयर में, देखिए हमारे पास होता है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये बात हम हमारे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह सुन रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। हम इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से ये नॉइज़ वगैरह ना आए। एक्चुअली हमारे रेजिडेंशियल एरिया है तो यहाँ पे नॉइज़ वगैरह कुछ ज़्यादा रहती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। हम कर रहे थे एवरी पर्सन जिसकी इनकम फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करती है मिनिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मीन्स अगर आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में, एक सरकार ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बताई है कि अगर आपकी इनकम इस अमाउंट से कम है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि अगर एक बात बताओ, आप महीने के 20,000 रुपये कुछ कमा रहे हो, तो आप 20,000 रुपये में अपना घर का खर्चा निकालोगे या फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे? आप खुद इस बात को लॉजिकली सोचिए। अगर आपकी इनकम ही थोड़ी है तो सरकार आपसे टैक्स लेके करेगी क्या? जो रिच हैं, जिनके पास अच्छा खासा सोर्स है इनकम का, उससे अगर टैक्स ले सरकार तो वो तो काफ़ी सही बात है, क्योंकि बर्डन भी उन पे जाना चाहिए जो ज़्यादा कमा रहे हैं, तभी तो रिच और पुअर के गैप को कम किया जा सकता है। तो इसीलिए
अगर आपकी इनकम एक बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर रहती है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, पर आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन को एक्सीड करती है तो ही आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सरकार ने डिसाइड की हुई है। आप अभी के लिए मान के चलिए 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख रुपये से कम आपकी इनकम है या 2.5 लाख तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है और ना ही आपको अपनी रिटर्न भरने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ती है, पर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको एक रिबेट मिलती है, उसकी वजह से आपकी इनकम नील हो जाती है। ये सारी बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट इतना याद रखिएगा कि सरकार ने एक बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट डिसाइड की हुई है कि इतने लिमिट तक अगर आपकी बेसिक इनकम है तो हम आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लेंगे। जब हम आगे जाके टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे कि कैसे हम टैक्स निकालते हैं, वहाँ पे हम जाके सीखेंगे कि क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, कितने एग्जाम्पशन है, किसको एप्लीकेबल है और किसको नहीं एप्लीकेबल है ये लिमिट। ये हम आगे जब फॉरवर्ड करेंगे हमारे चैप्टर्स को तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ हम रीडिंग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन को सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हैं। मेन फोकस हमारा 5 हेड्स पे रहने वाला है, डिडक्शंस पे रहने वाला है और टोटल इनकम निकालने पे रहने वाला है। और उसके बाद हम टैक्स निकालना सीखेंगे, कैसे टैक्स निकालना है। ये आपको जब आप आगे हेड्स के अंदर जाएंगे, 5 हेड्स के अंदर, ये चीज़ें आपको वैसे भी क्लियर हो जाएंगी, बट एक बार ऊपर से आप इसको देख लीजिए, कवर कर लीजिए। ओके, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने के बारे में। एंड देन हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना, वैसे ऊपर से अगर देखना चाहो तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया गया उसे पे करना पड़ता है। ओके, सेंट्रल टैक्स, देखिए हमारे पास 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक सेंट्रल लेवल के टैक्स होते हैं, एक होते हैं स्टेट लेवल के टैक्स। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल लेवल के टैक्स, पर जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल के टैक्स। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स आता है वो हमारे पास सेंट्रल लेवल का टैक्स है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका रिवेन्यू जाएगा जो भी आप इनकम टैक्स पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। देखिए हमारे पास 2 तरह की इनकम निकलती हैं इनकम टैक्स एक्ट में। एक सेकेंड, टैक्स ऑन टोटल इनकम। एक्चुअली थोड़ी सी आज स्पेस की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, तो अभी के लिए प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम, इनकम टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है। मतलब हमारे पास 5 सोर्स के इनकम होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। 1 हमारे पास होता है हम सैलरी से कमा सकते हैं, घर के किराए से कमा सकते हैं, बिज़नेस करके कमा सकते हैं, कैपिटल गेन कमा सकते हैं, कोई अदर सोर्स के बैंक का इंटरेस्ट जैसे कि हम अदर सोर्स से कमा सकते हैं। जब हम इन इनकम को कंप्यूट करते हैं तो हमें मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकलती है? ग्रॉस टोटल इनकम। जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम कुछ हमारी डिडक्शन होती हैं, सरकार कहती है कि ये पैसा अगर आप यहाँ लगाओगे, ये खर्चा करोगे, वो खर्चा करोगे, तो हम आपका उस इनकम में से जो आपने निकाली है उसमें से इसको माइनस करने देंगे ताकि आपकी टोटल इनकम कम निकले और आपको कम टैक्स पे करना पड़े। और टैक्स जो लगता है वो इसने कहा है कि टोटल इनकम पे लगता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने बस ऊपर से आपको बेसिक बता दिया है कि ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जहाँ से हम इनकम कमा सकते हैं उन सभी का एग्रीगेट कर लेंगे, और टोटल इनकम होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस हमें मिलती हैं जो सरकार ने हमें अलाउ की हुई हैं। वो डिडक्शन जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी निकल के आएगी ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम, और टैक्स लगता है टोटल इनकम पे। ठीक है। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। ओके, इफ़ इनकम टैक्स एक्सीड टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन को एक्सीड करती है तो ही आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। ओके, और टैक्स की बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट बताई हुई है। ठीक है। अगर आपकी, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और इंडिया के रेजिडेंट हैं, अभी हम बात करेंगे कौन रेजिडेंट होता है कौन रेजिडेंट नहीं होता, ये हमारे पास सेपरेट एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें हम बात करेंगे कौन इंडिया का रेजिडेंट है कौन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, किसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, किसके हाथ में कौन सी एग्जेम्प्ट है। ये सारी बातें हम आगे जाके करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में। तो सीनियर सिटीज़न जिसकी एज 60 ईयर से
60 ईयर से ज़्यादा है पर 80 ईयर्स तक है, मतलब 80 ईयर्स से कम, 79 ईयर्स, ऐसी ऐसा हमारे पास पर्सन इंडिया का इंडिविजुअल ही जिसकी इनकम, जिसकी सॉरी इनकम नहीं, एज, जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है पर 80 ईयर्स से कम है, 60 से ज़्यादा बट 80 से कम, तो उसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीज़न। और उसके केस में 3 लाख रुपये तक अगर उनकी इनकम है 3 लाख रुपये तक, तो उनको उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको कहेंगे हम सुपर सीनियर सिटीज़न। अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो हम आपको बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीज़न। और सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम अगर आपने अर्न की है तो उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बेसिक एग्जाम्पशंस है, उसमें आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और इन एनी अदर केस, ना तो आप सीनियर सिटीज़न हैं ना ही आप सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपके लिए जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट है। याद रखिएगा, 2.5 लाख रुपये। अगर आप ना आप 60 साल से कम हैं, आप 60 साल से कम है तो 2.5 लाख, 60 साल या उससे ज़्यादा पर 80 साल से कम 3 लाख, 80 साल से ज़्यादा या 80 साल के भी हैं तो 5 लाख, ऐसे याद रखिएगा आप। ओके। प्रोग्रेसिव टैक्स, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि अभी आपको शायद कुछ कन्फ्यूज़न भी हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, आप समझ रहे हो, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं सिर्फ अभी आपको ऊपर से कवर करवा रहा हूँ एक चीज़, बस ऊपर से ऐसे ही आपको एक बार मैं बेसिक कवर करवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम आगे डीप में कवर करने वाले हैं। ओके। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स में होता है 5%, 20%, 30%, ऐसे रेट होते हैं। अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर स्लैब में है तो पर्टिकुलर रेट लगता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। ओके। सरचार्ज, सरचार्ज की बातें हम आगे करेंगे जब हम आपको टैक्स की कंप्यूटेशन बताएंगे, क्योंकि अगर हम अभी सरचार्ज आपको बताने लगे और आपको कोई आइडिया नहीं है इनकम टैक्स का तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ हमने आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के बारे में सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि अगर आप 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 60 साल या उससे ज़्यादा पर 80 से कम तो 3 लाख तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है, 80 साल या उससे ज़्यादा है तो आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक एग्जाम्प्ट है। हमने सिर्फ अभी बेसिक कवर किए हैं। ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपके जो आप जब टैक्स निकालते हो, जब आप टोटल इनकम के ऊपर जब आप अपना टैक्स कंप्यूट करोगे तो उसके ऊपर 4% एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। ये हम देखेंगे जब हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा कौन सा सेस, कैसा सेस और किस पे लगता है। ओके। एंड देन टैक्स बर्डन, टैक्स का बर्डन मतलब इनकम टैक्स में जो अमीर होगा उस पर ज़्यादा टैक्स आएगा और जो गरीब होगा जिसके पास इनकम कम होगी उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो अथॉरिटी है इनकम टैक्स की वो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT के अंदर ही ये इनकम टैक्स एक्ट आता है। ओके। और बाकी अभी आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं जो अभी आप कवर कर सकें बेसिक के अंदर। अगर आप अभी इन्हें समझने लगे तो कई जगह हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, और यही चीज़ें आगे जब आप फॉरवर्ड करेंगे फर्दर तो आपको आगे भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी डीप में। आप बेसिक प्रिंसिपल्स देखना चाहें तो इनकम टैक्स के बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ इनकम टैक्स देखना चाहें तो, कि इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है, साल के बेसिस पे लगता है, हर साल ख़त्म होने के बाद लगता है। ओके। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट, जो आपने इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की है उस पर टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है। क्या चीज़ है आगे पता चल जाएगा, बस इतना याद रखिए, प्रीवियस ईयर में कमाएंगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट, एक हर साल 21 फरवरी को एक फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस बिल आता है, उसमें हमें लिखे होते हैं कि अगले असेसमेंट ईयर के जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा उसके क्या रेट होने वाले हैं। ठीक है। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन, टैक्स जो है हर पर्सन पे चार्ज किया जाएगा, और पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 31 में दी हुई है। क्या चीज़ है, कैसे है, कौन पर्सन है, आगे डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली आगे दिखने वाली है। ओके। टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, आप जो टोटल इनकम अपने निकालेंगे वो इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए निकालेंगे। वही प्रोविजंस हम आगे जाके सीखने वाले हैं, मेन तो वही प्रोविज़न सीखना है ना, कि कैसे हम अपनी इनकम निकालेंगे, कौन से प्रोविज़न फॉलो करने हैं,
मेन तो वही है सीखने वाला। तो मेन हम जब हमारे हेड्स पे जाएंगे वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इनकम टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस और प्रोवाइडेड अंडर द इनकम। जो आपकी इनकम टैक्स है, आपने कुछ टीडीएस के प्रोविज़न आगे पढ़ेंगे, हम आएंगे, कुछ एडवांस टैक्स के प्रोविज़न आएंगे, कुछ टीसीएस के प्रोविज़न आएंगे। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके इनकम टैक्स है वो आपका ऐसा नहीं है कि जब आप प्रीवियस ईयर में जब आप इनकम अर्न करेंगे असेसमेंट ईयर उस पर टैक्स देंगे कि असेसमेंट ईयर में ही पूरा टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। कुछ टैक्स आपका प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर लिया जाएगा बाय वे ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, क्या चीज़ें आगे आ जाएंगी। ओके, द टोटल इनकम इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। टोटल इनकम जो है वो कंप्यूट की जाएगी रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। देखिए हमारी कुछ इनकम किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होती है, कि कुछ इनकम हुई वो सिर्फ रेजिडेंशियल के हाथ में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन रेजिडेंशियल होगा, कौन नॉन रेजिडेंशियल होगा, क्या होता है ये, क्या नहीं होता, ये सब हम आगे जब चैप्टर है हमारा इसके ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी का, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमारे पास कुछ रेजिडेंट होते हैं, कुछ नॉन रेजिडेंट होता है। कंसेप्ट है ये, सिर्फ रेजिडेंट का, नॉन रेजिडेंट का कुछ कंसेप्ट होता है, हम इसे आगे जाके सीखने वाले हैं। ओके, इनकम जो है वो 5 हेड्स के अंदर क्लासीफाई होती है। इनकम हमारी 5 हेड्स के अंदर क्लासीफाई होगी। हम अभी देखेंगे, हम अभी यही देखेंगे, बस ये सिर्फ ये 2 पेजेस हैं। इन 2 पेजेस को आप वैसे कर बेसिक कवर कर लीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको डीप में बिल्कुल अच्छे से कवर करवाएंगे। डीप में आप समझ जाएंगे कि कैसे, क्या, कब है, कौन से हेड्स हैं, कैसे हैं। हमारे पास हम इनकम, या तो हम हमारे पास जो इनकम आती है तो हम सैलरी से कमा सकते हैं, कि कोई बंदा कहीं नौकरी कर रहा है, सैलरी से कमा रहा होगा, या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कमा रहा हो, किराया से इनकम कमा रहा होगा, या फिर वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमा रहा होगा, या फिर उसके पास कैपिटल गेन होगी। कैपिटल गेन मतलब उसके पास कोई प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई थी, ऑर्डिनरी कोर्स में उसका कोई बिज़नेस नहीं है प्रॉपर्टी को सेल करने का, पर वो कभी कभी बेच देते हैं। मतलब उसको मान लो अभी आपने कोई मकान परचेज़ किया और आपको पसंद नहीं आया, आपका बिज़नेस नहीं है मकान बेचना, पर आपने उसको सेल कर दिया क्योंकि आपको वो एरिया पसंद नहीं है या फिर कोई और रीज़न की वजह से। तो जो इनकम उसको बेचने की वजह से आएगी या जो लॉस होगा, यहाँ पे याद रखना इनकम टैक्स में इनकम में पॉजिटिव इनकम भी आती है और नेगेटिव इनकम भी आएगी, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी हमारी इनकम इन ऊपर वाले हेड्स में कवर नहीं हो पाई वो अदर सोर्सेज में चली जाएगी। अदर सोर्सेज मतलब जो सोर्सेज स्पेसिफाई नहीं है। सोर्सेज आपके इनकम के अनलिमिटेड सोर्सेज हो सकते हैं, कहीं से भी आप कमा सकते हो। ये सिर्फ 5 स्पेसिफाई किए हुए हैं। जो इन 4 हेड्स में नहीं आएगी वो इसमें आ जाएगी अदर सोर्सेज में। ओके, और अभी आपके इसमें रेलिवेंट इंट्रोडक्शन में अभी इतना रेलिवेंट कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे करवा सकें, क्योंकि बाकी सब कुछ कंप्यूटेशन के ऊपर है। और कंप्यूटेशन जब हम चैप्टर वाइज जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। इधर निकाला हुआ मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं, टैक्स कैसे निकालते हैं, पर पहले हम आपको टैक्स निकालना सिखाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ क्या है मार्जिनल रिलीफ। ओके, हम अभी हमारा जो है मेन फोकस हेड्स के ऊपर रहने वाला है। हम हमारे पहले कोशिश करेंगे पूरे हेड्स को कवर करें, उसके बाद हम टैक्स निकालते कैसे हैं, मार्जिनल रिलीफ क्या, तो सब कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर हमारा पहला जो मेन फोकस रहने वाला है वो है हमारे मेन हेड्स, जो हमारे हैं सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। ओके, और हमारे पास इसमें कंसेप्ट ऑफ इनकम्स और ये सब हम आपको जब आगे फर्दर मूव करेंगे तो साथ के साथ ये चीज़ें कवर कराएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं बेसिक्स हैं सिर्फ इसके इनकम टैक्स के। ओके, अभी के लिए जो आपको ये बेसिक करवाए हैं ना, बस इसको एक बार आप दिमाग में रिकॉल कर लीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, अभी रिकॉल कर लीजिएगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। और ये सभी बातें जो ये लिखी हुई हैं, जो मैं अभी कर नहीं रहा, छुड़वा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम जब आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर्स में तो ये सामने आ जाएंगी। ये जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं इनके ऊपर अलग से सेपरेट एक चैप्टर है। जब आप उस चैप्टर में जाएंगे, जब उसको अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको आराम से आ जाएंगी। अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैंने अभी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो आप जो अभी बताया उसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अभी के लिए जो बताया है आपको सिर्फ वही बेसिक मानते हुए अभी के लिए सिर्फ उतना ही कीजिए। ये सभी बातें हम आगे जाके एक चैप्टर्स आएंगे सेपरेटली, उनमें कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, हम हमारे बेसिक को कंसीडर करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं अब हमारे मेन हेड्स। देखिएगा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मेन हेड्स।
सभी का फोकस होना चाहिए अब, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो इन हेड्स में से ही आने वाला है। अगर इन हेड्स में आपको कोई भी कंसेप्चुअल जो है क्लैरिटी नहीं होगी तो आप वहीं फंस जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। वेट अ सेकेंड। वो एक्चुअली थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, तो अब बिल्कुल अब ये बिल्कुल सिस्टम सही है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हेड्स, और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इन हेड्स के नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और यही है हमारा मेन पर्पज़ इनकम टैक्स में, इन हेड्स की क्लैरिटी होना और आपको टैक्स निकालना आना। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आप हेड्स को अच्छे से समझ के टैक्स निकाल पा रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं इनकम टैक्स में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हेड्स की इनकम निकाल सकें और उसके ऊपर टैक्स निकाल सकें अच्छे से। और अगर आप फाइनल लेवल के हैं तो फिर आपको ये चीज़ें तो बेसिक आनी ही चाहिए, जो आपको टैक्स निकालना, इनकम निकालना, ये तो बेसिक्स में कवर हो गया आपके लिए अगर आप फाइनल्स में हैं। और आपको जो है प्रोसीजरल पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कि कैसे हम एडवांस टैक्स पे करेंगे, कैसे हमारी असेसमेंट होगी, अगर हमारे पास नोटिस आता है तो उस नोटिस का कैसे हम रिप्लाई करेंगे, वो सब फाइनल लेवल्स की बातें हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो आप इन हेड्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में यही आएंगे। और फाइनल लेवल के हैं तो आपके लिए शायद ये चीज़ें बेसिक होंगी क्योंकि आप पहले ही कर चुके होंगे। तो चलिए हम हमारा हेड स्टार्ट करते हैं सैलरी का। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इस बारे में तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिएगा, आपको अच्छे से समझाने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, पर लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से हम जो है बिल्कुल सिखाने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए उस बारे में, ठीक है। हम अब बुक को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, अब हम अपने हिसाब से जैसे हम धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर आप बुक में से देखेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पहले उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे कि क्या चीज़ क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बुक में से रीडिंग। और कोशिश करूँगा मैं अवॉइड करूँ बुक की रीडिंग को, आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो देंगे और आपके नोट्स प्रिपेयर कराने में मैं आपकी हेल्प करूँ, ओके। चलिए, ये हम बेसिक की बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। अब हम हमारा पहला हेड सैलरी स्टार्ट करेंगे और यकीन मानिए आपको समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को बेसिक भी नहीं आते, कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आएगा। जो बेसिक्स हैं आपके वो आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हमारे हेड्स को, ओके। और मैं आपको पहले ही ये बताना चाहूँगा, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सेक्शन नंबर लर्न करना इतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेक्शन नंबर लर्न नहीं कर सकते हैं तो कुछ बेसिक सेक्शन नंबर है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेंशन करना कि आपको समझ लीजिए मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप फाइनल लेवल पे तो आपको सेक्शन नंबर तो फिर आने चाहिए ना, ओके। हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलरी। जो बेसिक है हमारे पास वो मैं आपको बताता हूँ पहले, लेकिन देखिए हमारे पास में हेड्स ऑफ इनकम, आई होप आपको विजिबल होगा। हम हमारी इनकम को 5 हेड में डिवाइड करते हैं, 5 हेड में डिवाइड करते हैं, याद रखिए कब 5 हेड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सैलरी। आप लॉजिक लगा के सोचिएगा, आप इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। या तो आप सैलरी से कमा सकते हैं, कहीं पे आप एम्प्लॉई हैं सैलरी से कमा सकते हैं, ओके। या तो आप कमा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये हमारे हेड्स हैं, याद रखिएगा हेड्स ऑफ इनकम है, ये हेड्स ऑफ इनकम है। या तो आप सैलरी से कमाएंगे, या आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाएंगे, या आप अपनी अर्न करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन से। ओके, देखिए हम एक बात ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक हम कवर करने वाले हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बेसिक पॉइंट्स ही कवर होने वाले हैं यहाँ पे, कि बेसिक क्वेश्चन ही कवर होने, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस लेवल तक के जो पिछले साल एमटीपी आरटीपी जो भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं सब कवर करेंगे, ठीक है। हमारी इनकम है तो सैलरी होगी,
या तो हम हाउस प्रॉपर्टी मतलब किराए से कमा सकते हैं, सैलरी से कमा सकते हैं, किराए से कमा सकते हैं, या हम हमारा बिजनेस या प्रोफेशन से कमा सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है? या तो कोई बंदा अपना बिजनेस कर सकता है, मकान किराए पे दे के कमा सकता है, या फिर सैलरी से कमा सकता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है कैपिटल गेंस। आप ये चार्ट जो है साथ साथ बनाते चलिएगा। अब जो हमारे 5 हेड्स हैं, उन 5 हेड्स की इनकम्स के हम प्रॉपर नोट्स बनाने वाले हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाने वाले हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। सैलरी से कमाएगा, किराए से कमाएगा, बिजनेस करके कमा सकता है, या फिर वो कैपिटल गेन से कमा सकता है। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल की है जिसको सेल करने का आपका बिजनेस नहीं है, पर आपने उसे ओकेजनली सेल कर दी। मतलब कभी कभी आप सेल करते हो, जैसे कि आपने कोई मकान लिया, आप उस मकान को बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं ले रहे थे, अपने खुद के रेजिडेंस के लिए ले रहे थे, पर लेकिन आपको वो माहौल पसंद नहीं आया, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप उस मकान में नहीं रहना चाहते, उसे सेल करना चाह रहे हो। तो जब आप उसे सेल करने से कुछ भी आपको फ़ायदा होगा, मान के चलो 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 32 लाख में बेच दी, तो 2 लाख रुपए का जो फ़ायदा हुआ वो कैपिटल गेन में जाएगा। पर लेकिन अगर यही काम आपका सेल परचेज़ का बिज़नेस होता, तो आपकी इनकम बिज़नेस और प्रोफेशन मानी जाती। सिंस आपकी बिज़नेस नहीं है ये प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करना, कभी कभी बेचते हो, तो वो कैपिटल गेन में आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे सोर्स हो सकते हैं अदर सोर्सेज। और मैं आपको बता दूं, शायद आज आपको वॉइस लेवल कम लग रहा होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है मेरे पास, पर ये प्रॉब्लम जो है बाद में सॉल्व हो जाएगी। देखिए, या तो हम सैलरी से कमाएंगे, किराए से कमाएंगे, बिजनेस और प्रोफेशन से कमा सकते हैं, कैपिटल गेन से कमा सकते हैं, या फिर हमारे पास अदर सोर्सेज हैं जो इन चारों हेड्स में कवर नहीं होगी इनकम, वो यहाँ पे आगे कवर हो जाएगा। आप एक बात बताइए, आपने बैंक में पैसा रख दिया, सेविंग अकाउंट था, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल गया, क्या वो आपकी सैलरी है? नहीं। आप एक खुद बताओ, क्या बैंक के लिए आप नौकर हैं, बैंक के यहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं। तो जो बैंक में सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, क्या वो सैलरी है? नहीं। क्या वो किराए की इनकम है? नहीं, किराए की इनकम तो बिल्कुल नहीं है। क्या वो आपका बिज़नेस है? क्या बैंक में पैसा रखना आपका बिज़नेस है? अगर आप बैंक में ऐसा पैसे मतलब रख रहे हो, तो आप बिज़नेस थोड़ी ना कर रहे हो। कोई बिजनेसमैन पागल थोड़ी ना होगा, वो बैंक में ऐसे अपने फ़ंड को रख देगा वेस्ट होने के लिए कि उसका कोई यूटिलाइज़ ही नहीं हो रहा है। तो जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी बिज़नेस की इनकम नहीं है। कैपिटल गेन है? नहीं, कैपिटल गेन तो नहीं है। कैपिटल गेन हो ही नहीं सकती। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ओकेजनली होती है, आप जब प्रॉपर्टी को बेचते हो, सेल करते हो, तब होती है। तो वो तो नहीं हो सकती, कैपिटल गेन की इनकम आपकी नहीं होगी, तो वो अदर सोर्स में ही जाएगी। ठीक है, हमारे पास सैलरी में जो सेक्शंस कवर होते हैं, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास हैं हेड्स, ये हमारे पास हैं हेड्स। उसके बाद ये हमारे पास में आएंगे सेक्शंस। इस पर्टिकुलर हेड्स में कितने सेक्शंस आने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि कौन से सेक्शंस आने वाले हैं। सेक्शन नंबर 15 टू सेक्शन नंबर 17। याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक सैलरी में आने वाला है। ठीक है, हम सैलरी हेड में सेक्शन 15 पढ़ेंगे, सेक्शन 16 क्या होता है, क्या लिखा हुआ उसमें वो पढ़ेंगे, और सेक्शन 17 में क्या लिखा है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में आपके सेक्शन आने वाले हैं सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 27। जो ये मैं बना रहा हूँ, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहें साथ के साथ तो बना लीजिएगा। 15 से 17 सैलरी में आते हैं, और सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 27 हाउस प्रॉपर्टी में कवर होंगे। बिजनेस में आएंगे सेक्शन नंबर 28 तो सेक्शन नंबर 44D तक। सेक्शन 28 से सेक्शन 44D तक हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में आने वाले हैं। कैपिटल गेन में आएंगे हमारे पास सेक्शन 45 से सेक्शन 55 तक। ठीक है, सेक्शन 45 से सेक्शन 55। आप ये मत सोचिएगा कि सेक्शन 45 से 55 सिर्फ 10 ही सेक्शन हमें पढ़ने हैं। हर सेक्शन के हो सकते हैं सब सेक्शंस भी हों, और सब सेक्शन के हो सकता है और सब सेक्शंस भी हों। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितने कम सेक्शन दिख रहे हैं कि उतना ही टॉपिक जो है कम होगा, चैप्टर कम होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कहाँ पे जहाँ पे 10 सेक्शन दिख रहे हों, सिर्फ 10 सेक्शन दिख रहे हो किसी चैप्टर में, वो चैप्टर बहुत बड़ा हो। और हो सकता है किसी
हेड में बहुत सारे सेक्शन दिख रहे हो और वो कंपेरेटिवली छोटा हेड हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दिख रहा कि छोटे कम सेक्शन है, थोड़े सेक्शन है तो छोटा ही हेड होगा। मैं बता दूँ, कैपिटल गेन बहुत बड़ा हेड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें कवर होते हैं सेक्शन नंबर 56 से लेके सेक्शन नंबर 58 तक। अगर आप इन 5 हेड्स को अच्छे से कर लेते हैं तो इनमें से आपको पता है इंटर और फाइनल लेवल पे आपके बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आने वाले हैं इन हेड्स को लेकर ही। ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई इसे राइट करना चाहे तो मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, आप इसे लिख सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे तो। ये देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आप लिखना, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लिख लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, बेसिकली मेरा मोटिव है इन लेक्चर्स को बनाने का कि मैं इधर उधर की बातें कम करके डायरेक्टली आपको हेड्स के ऊपर लेके जाऊँ और हेड्स को कवर कराऊँ फटाफट। मेन फोकस मेरा ये है। ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलरी। ओके, फर्स्ट हेड सैलरी। जो हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है वो हमारा है सैलरी। तो हम सैलरी कवर करने वाले, मैं आपको बुक से रीडिंग करवा देता हूँ पहले थोड़ी सी, और उसके बाद हम इसके नोट्स बनाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। नहीं, मैं आपको बुक से रीडिंग नहीं करवा के आपको मैं नोट्स ही प्रिपेयर करवाता हूँ सीधे, वो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे। ओके, देखिए पहले ये डायग्राम बनाइएगा, सेक्शंस कवर्ड। हम कौन कौन से सेक्शंस कवर करने वाले हैं सैलरी हेड में। सेक्शन 15, सिर्फ 3 ही सेक्शन है। मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर कंसेप्ट वाइज बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट वाइज बिल्कुल इजी है, पर लेकिन मैं कह सकता हूँ कंसेप्ट इसमें इजी है पर लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा है। मतलब चैप्टर लेंदी है बट चैप्टर इजी है। अगर आप इसे आराम से ध्यान से डेली प्रैक्टिस के साथ करेंगे, अगर आपने इस चैप्टर की क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के लिए चैप्टर आता है और आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 एंड देन सेक्शन नंबर 17। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 को हम बोलेंगे चार्जिंग सेक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हर हेड का जो पहला सेक्शन होता है उसे हम चार्जिंग सेक्शन ही बोलते हैं। मतलब हर हेड का जो पहला सेक्शन होगा वो हमें यह बताएगा कौन सी इनकम इस हेड में आएगी, कौन सी इनकम इस हेड में आएगी, वो हमें पहला सेक्शन बताता है। हमारे पास हर हेड का पहला सेक्शन ये बताएगा कि कौन सी इनकम इस हेड में आने वाली है और कौन सी इनकम इस हेड में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास सेक्शन 15 है जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि हमारे पास सेक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो सैलरी में 15 to 17 आते हैं और पहला सेक्शन 15 है और 15 सेक्शन हमारे पास है चार्जिंग सेक्शन। इसी तरीके से जब हम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे तो पहला सेक्शन 22 है, तो 22 हमारा होगा चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद हम जब बिज़नेस और प्रोफेशन में जाएंगे तो सेक्शन 28 है हमारा पहला सेक्शन, तो 28 हमारा होगा चार्जिंग सेक्शन। कैपिटल गेन में 45 हमारा फर्स्ट सेक्शन है, तो 45 होगा चार्जिंग सेक्शन। अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 हमारा फर्स्ट सेक्शन है, तो ये होगा हमारा चार्जिंग सेक्शन। समझ रहे हो, हर हेड का पहला सेक्शन
चार्जिंग सेक्शन होता है 28, 22, ये हमारे चार्जिंग सेक्शंस होते हैं, बताएंगे कौन सी इनकम इस हेड में आएगी। ठीक है, अब देखिए हम इसे अलग से ही लिखेंगे, पर पहले सेक्शन के अंदर दिया क्या हुआ है हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 15 हमें बताएगा कौन सी इनकम इस हेड में आएगी। सेक्शन 16 हमें बताएगा डिडक्शंस। ठीक है, ये हमें बताएगा चार्जिंग सेक्शन, और सेक्शन 16 हमें बताएगा डिडक्शंस। सेक्शन 16 हमें बताएगा कि जब आप सैलरी की इनकम पूरी निकाल लेंगे तो उस इनकम में से कुछ चीज़ें माइनस करने को मिलेगी आपको। वो कौन सी चीज़ें जो माइनस करने को मिलेगी वो सेक्शन 16 बताएगा। ठीक है, और सेक्शन 17 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, और हम इसे कह सकते हैं 17(1), 17(2) एंड देन हमारे पास है 17(3). ठीक है, 17(1) में हमारे पास आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। 17(1) हमें बताएगा कि सैलरी के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, बेसिक सैलरी आते हैं, कुछ डीए मिलता है, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, कुछ अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ परक्विजिट्स मिलेंगे, क्या चीज़ें होती हैं सब आगे पता चलेगा। बेसिकली ये बताएगा कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है, सैलरी पूरी एक बड़ा कंसेप्ट है सैलरी, तो सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है। ठीक है, 17(2) हमें बताएगा परक्विजिट्स, परक्विजिट्स, परक्विजिट्स। एक बार बोल के देखिए, अगर आपने कभी इनकम टैक्स पहले नहीं पढ़ी है तो आप बोल के देखिए परक्विजिट्स। ठीक है, परक्विजिट्स का मतलब है ऐसे बेनिफिट जो कि एम्प्लॉयर आपको देता है पर कैश में नहीं देता, मतलब नॉन कैश बेनिफिट। आपको लैपटॉप यूज़ करने को दे दिया, आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने को दे दिया, आपको गिफ्ट दे दिया, किसी भी तरह की कोई कार दे दी, कुछ भी दे दिया, मतलब ऐसी चीज़ें जो कैश में ना हो, सीधा बेनिफिट आपको दे दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं परक्विजिट्स। क्या चीज़ें हैं आगे आएंगी। अभी तक सिर्फ बेसिक चल रहा है, अभी हमने कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ सेक्शंस की हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ दी है, और हम कौन सा सेक्शंस किस फॉर्मेट में, मतलब किस तरह से कवर करने वाले, कौन सी सीरीज़ में, पहले कौन सा उठाएंगे फिर कौन सा सेक्शन हम उठाने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 17(3) ये हमें बोलता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में ना के बराबर क्वेश्चन है। मैंने तो अभी तक लगभग देखे ही नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी से कोई क्वेश्चन लगभग आता हो, स्पेसिफिकली प्रॉफिट ऑन ल्यू से। मतलब ऐसे कोई प्रॉफिट वगैरह, मतलब सैलरी के अलावा कोई और प्रॉफिट वगैरह आपको दे दिए जाए, कुछ पार्ट दे दिए जाए, वो सब हम भी देखेंगे। सेक्शन 17(3) हम आगे फिर जैसे हम पूरा सैलरी कवर करेंगे बिल्कुल एंड में जाके देखेंगे क्या चीज़ है ये। अभी के लिए सिर्फ इस सेक्शंस के नाम देख लीजिए आपकी किस सेक्शन में क्या बता रखा है। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहें कि सेक्शंस हमारे पास ये हैं और सेक्शंस के अंदर क्या बताया तो आप नोट्स कर सकते हैं। ये लीजिए, पॉज कीजिए वीडियोस को और नोट कर लीजिए। ये लिखा हुआ है साइड में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। आई होप आपको साफ दिख रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, मैं पेज को पलट रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि अभी लिखना है तो आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले सेक्शन नंबर 15। चार्जिंग सेक्शन क्या है, मतलब कब हमारी इनकम सैलरी हेड में आने वाली है। ठीक है, सेक्शन नंबर 15। आप बस जो मैं बता रहा हूँ आप ये सिर्फ नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिस मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, पूरे कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे। आप कितना ही लो रट लीजिए, कितना ही सेक्शन रट लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होने वाले सेक्शंस की। ये सिर्फ नोट्स हैं, नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस मैं करवा दूँगा आपको। ठीक है, सेक्शन नंबर 15, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। हम लिख देते हैं यहाँ पे चार्जिंग सेक्शंस, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बुक में से रीड करवाता हूँ और फिर उसके नोट्स बनाएंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है। ओके, ज़रा यहाँ पढ़िएगा।
देखिए सेक्शन 15 क्या बोलते हैं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉई को पैसे देता है, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी। आप खुद देखो, आप जब किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो आप उसे सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देगा उसकी सर्विस के बदले में, तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो आपकी सैलरी हेड में आएगी, इनकम। ओके, इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट एंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विच आर टैक्सेबल। ये कहता है कि सारी ऐसी फैसिलिटी जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, समझ रहे हो, मतलब कोई भी आपको फैसिलिटी दे दी, कोई भी आपको कह सकते हैं ना कि कोई बेनिफिट दे दिया जिसकी वैल्यू निकल सकती है मॉनेटरी वैल्यू। जैसे आपको हाउस रेंट, मकान दे दिया आपके एम्प्लॉयर ने फ्री में रहने के लिए, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू निकल सकती है मकान की, क्योंकि आप उसे किराए पे दे सकते थे, ठीक है, आप उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते थे। कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू निकल सके तो वो सारी टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में, पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बीच में होना चाहिए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वर्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, मालिक नौकर का दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। ओके, अंडर सेक्शन 15, ये सेक्शन 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए, देखिए। द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये जो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगी, कौन सी? सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू NSSC इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नोट। देखिए, अगर आपको कोई सैलरी आपने कमा ली है, अब मेरे वर्ड्स पे बहुत फोकस कीजिएगा, अगर आपने कोई सैलरी कमा ली है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, चाहे आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर के यहाँ पे आपने काम करके कमाई, चाहे आपने कोई पिछले एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करके कमाई, समझ रहे हो? देखो, आप ऐसे समझो, मैंने 5 महीने ABC प्राइवेट लिमिटेड में काम किया, ठीक है, पर ABC प्राइवेट लिमिटेड ने अभी तक मुझे सैलरी दी नहीं है, पर मैंने काम कर लिया, मैंने कमा ली है, याद रखिए मैंने कमा ली है, ठीक है। और उसके बाद मैंने 5 महीने बाद वहाँ से नौकरी छोड़ के मैंने दूसरी कंपनी, किसी और कंपनी, मान लीजिए C लिमिटेड कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद जब मैंने C लिमिटेड में काम करना स्टार्ट किया, तो मान के चलो C लिमिटेड ने भी अभी मुझे सैलरी दी नहीं है। अगर C लिमिटेड ने अभी भी मुझे सैलरी दी नहीं है, पर लेकिन मैंने उसे सर्विस दी, इसका मतलब मैंने जो है सैलरी कमा ली है। तो ये कह रहा है कि आपकी जो सैलरी होगी वो टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस पर, आपको मिली हो या ना मिली हो। अभी समझेंगे एक एग्जांपल से क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आप सिर्फ नोट्स बनाइएगा मेरे साथ, एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे, पर अभी नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ 5 मिनट के लिए। सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मल एम्प्लॉयर थ्रू नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपको सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई, मतलब आपने अभी तक सैलरी कमाई नहीं है, काम नहीं किया सैलरी कमाने के लिए, पर अभी तो आपको मिल गई है, मतलब एडवांस में आपको सैलरी मिल गई, तो हम उसे एडवांस पे ही टैक्सेबल कर देंगे। हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कब आप उस सैलरी को कमाओगे, हम एडवांस पे ही टैक्स ले लेंगे। क्या मतलब है, एग्जांपल से समझेंगे। एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर ऑन और बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉय इज नॉट चार्जेबल टैक्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर। अभी एरियर ऑफ सैलरी के ऊपर ये पॉइंट बना हुआ है। एरियर ऑफ सैलरी अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये पॉइंट्स अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सेक्शन 15 ने सिर्फ 3 बात बोली है, उन 3 बातों को हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता ना कीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी नोट्स बनाइएगा सिर्फ। देखिए, सेक्शन नंबर 15 ने हमें 3 बात बोली है। फर्स्ट, ये नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर साथ के साथ, अगर आप सच में नोट्स बनाना चाहते हैं। थोड़े में लिखवाऊंगा, पर इतना लिखवाऊंगा कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। देयर मस्ट बी, और अगर मेरी राइटिंग सही नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर मैनेज कर लीजिएगा। देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। देखिए,
हमारी जो सेक्शन 15 की पहली कंडीशन है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी। याद रखिए, सैलरी हेड में नहीं आएगी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर एक बंदा दूसरे को कहता है कि ये काम करना है तो करना है, उस बंदे के पास पावर है कि अगर उस बंदे ने वो काम नहीं किया तो उसे जॉब से निकाल सकता है। अगर ऐसी उसके पास पावर है तो कहेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। पर लेकिन अगर मान लो एक बंदे ने दूसरे को कहा कि ये काम करना है पर दूसरा मना कर दे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और पहले वाला बंदा जिसने काम दिया वो उसे निकाल नहीं सकता, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, वो जनरली होता है पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह के केस में। ठीक है, पर आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ओके, सैलरी इज़ टैक्सेबल। प्लीज़ आपको शायद ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, पर प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। देखिए, बोरिंग, पूरी स्टडी ही बोरिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आराम से और बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ, कोई बर्डन ना आए आपके माइंड पे। ठीक है, आप एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो बढ़िया समझेंगे। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाऊँगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। और अभी फ़िलहाल कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, बोर मत होइएगा। पता है अंदर से मेरे को पता है आप बोर हो रहे हैं, पर लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, सैलरी इज़ टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, विच एवर इज़ अर्लियर। क्या चीज़ है अभी बताता हूँ मैं आपको। थर्ड पॉइंट, एरियर्स ऑफ सैलरी इज़ टैक्सेबल in the year of receipt। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा ईयर ऑफ रिसिप्ट एंड अंडरलाइन कीजिएगा एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है, ये तीन पॉइंट लिखिए, वीडियो पॉज करिएगा और ये 3 पॉइंट लिखिए। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, पहले ये 3 पॉइंट लिख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नोट्स साथ के साथ ज़रूर बना लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होएगी। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस चीज़ को ढूंढते रह जाएंगे कि हमने ये चीज़ कहाँ की थी। नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ। पूरा सैलरी मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़े दिन में ही कवर कर दूँ। ठीक है, एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी इस सेक्शन में और भी बातें आएंगी, पर पहले हम इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं कि ये 3 पॉइंट्स कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम इन 3 पॉइंट्स में अच्छे से क्लैरिटी ले आएंगे तो हमें आगे इस सेक्शन को कवर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 3 ही ऐसे मेन पॉइंट है जो इस सेक्शन में, सेक्शन 15 में मेन है। कह सकते हो कि सेक्शन 15 इसी 3 पॉइंट से बना है। ठीक है, हम पहले इन तीनों को समझते हैं। तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट पे। सैलरी इज टैक्सेबल सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं हम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे पास सैलरी अर्न करने के 2 फेजेस होते हैं। मैं लिखता हूँ 2 फेजेस ऑफ सैलरी। 2 फेजेस ऑफ सैलरी। फर्स्ट फेज हम बोलते हैं कि अर्निंग ऑफ सैलरी।
कि हमने सैलरी को अर्न किया। अर्न किया, अर्न का मतलब होता है कमाया, सर्विस दी एम्प्लॉयर को। इसे हम बोलते हैं कि सैलरी ड्यू हो चुकी है, सैलरी ड्यू। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में रिसिप्ट ऑफ सैलरी। रिसिप्ट ऑफ सैलरी, इसे हम बोलते हैं रिसीव्ड। अब इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब आप अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देंगे, जब आप अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे, उसे सर्विस देंगे, तो हम बोलेंगे आपने सैलरी अर्न कर ली, आपका अधिकार है, अब उस सैलरी पे आप एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे सैलरी ड्यू हो गई, अब आप ले सकते हैं, सैलरी ड्यू हो गई। उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट ऑफ सैलरी। रिसिप्ट ऑफ सैलरी का मतलब अब आपकी सैलरी रिसीव हो गई, एम्प्लॉयर ने आपको चेक दे दिया, ये लो सैलरी। जब आपने एम्प्लॉयर के लिए काम किया तो आपने सैलरी को किया ड्यू, पर लेकिन जब एम्प्लॉयर ने आपको चेक पकड़ा दिया तो वो हो गया सैलरी रिसीव। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमारी सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से कुछ भी पहले हो जाए। कैसे? अब देखो, आप मान के चलो कि आप 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कहीं पे सैलरी पे काम कर रहे थे। आपने पूरे 12 महीने काम किया तो आपने 1,20,000 रुपये की सैलरी ड्यू की, कि आपने सैलरी कमाई, और मान के चलता हूँ आपको महीने महीने सैलरी मिल भी रही थी तो आपने सैलरी रिसीव भी कर ली। ये हमारा है नॉर्मल केस। हमने महीने के महीने काम किया, सैलरी कमाई और सैलरी रिसीव कर ली, ये है हमारा नॉर्मल केस। अब देखिए, हमने क्या किया, 10,000 रुपीज़ पर मंथ हमने सैलरी को वर्क किया, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स वर्क, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी थी, पूरे 12 महीने एम्प्लॉयर के लिए काम किया, मानते हो? पर एम्प्लॉयर बोला कि भाई एक काम करो, हमारे पास हम सैलरी आप जो है 11 मंथ्स की ले जाओ। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई बात ही नहीं, 12 महीने काम किए तो 12 महीने की सैलरी मिलेगी। पर लेकिन आप समझिए, एम्प्लॉयर ने कहा कि 12 महीने तुमने काम किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी नहीं है कि तुम्हें 12 महीने की सैलरी दे सकें, तुम 11 महीने की ले लो, 1 महीने की सैलरी तुम्हें बाद में देंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, उसकी सैलरी ड्यू तो थी पूरे 12 महीने की, क्योंकि उसने 12 महीने काम किया। अगर उसने 12 महीने काम किया तो 12 महीने की सैलरी ड्यू हो चुकी है, क्योंकि उसने काम किया है एम्प्लॉयर के लिए, लेकिन उसे सिर्फ़ और सिर्फ 11 महीने की सैलरी रिसीव हुई। समझते हो? तो यहाँ पे 1 महीने की सैलरी जो है, सैलरी अनपेड। अब याद रखिए, यहाँ पे क्या कहा कि सैलरी जो है 1 महीने की पे नहीं की, ठीक है। 12 महीने काम किया, 11 महीने की सैलरी मिली, 1 महीने की अभी मिली नहीं है जिसके लिए आप काम कर चुके हो, ठीक है। अब देखिए, अब सारा जो कंसेप्ट है वो इस 1 महीने के लिए है, जो ये पूरा प्रोविज़न है ये सिर्फ अब इस 1 महीने की सैलरी को ही एलोकेट करने का है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एसएससी के पास आए, मान लो मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास आते हैं, परवीन भाई तुमने 12 महीने काम किया, मैंने हाँ जी किया, तो 12 महीने की सैलरी पे टैक्स दो। 12 महीने की सैलरी पे टैक्स दूँ? अरे सर 12 महीने काम किया पर सैलरी तो सिर्फ 11 महीने की मिली, 1 महीने की सैलरी पे टैक्स क्यों दूँ? जब मिलेगी तब लेना। ये बातें पहले होती थी, जब प्रोविज़न नहीं थे तब होती थी, इसीलिए ये प्रोविज़न डाला गया कि भाई तुमने सैलरी ड्यू कर ली, तुम्हें रिसीव नहीं हुई, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले हो गया हम वो ले लेंगे, उस पर ही तुमसे टैक्स ले लेंगे। अब एक बात बताओ, 1 महीने की सैलरी अभी रिसीव नहीं हुई पर ड्यू तो हो चुकी थी, तो ड्यू बेसिस पर हम इस पर टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब मुझे पूरे 12 महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। ये 1 महीने की सैलरी इवन दो रिसीव नहीं हुई पर लेकिन ड्यू तो हो गई थी, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर, कुछ भी इन दोनों में से पहले हो जाए तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे। और ये 1 महीने की सैलरी अभी मुझे मिली नहीं है पर ड्यू तो हो गई, तो ड्यू और रिसीव
विच एवर इज़ अर्लियर, तो हम इस पर ड्यू पे टैक्स लगा देंगे, मुझे 12 महीने पे ही टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आता है? अब देखिए 12 महीने, वेट अ सेकेंड, हाँ अब देखिए हमने 12 मंथ्स वर्कड, 12 महीने काम किया, ठीक है, 12 महीने काम किया तो 12 महीने की सैलरी ड्यू हो चुकी होगी। ड्यू का मतलब मैंने काम कर दिया तो वो मेरा हक बनता है सैलरी लेने का, ड्यू हो गई, 12 महीने की सैलरी ड्यू हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो मेरे घर पे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मैं गया एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर जी आप बड़े अच्छे एम्प्लॉयर हैं, देखो सैलरी लेनी पड़ती है एडवांस में, मैं एडवांस सैलरी का कंसेप्ट समझाऊंगा अब। सैलरी अगर एडवांस में लेनी पड़ती है तो एम्प्लॉयर को मक्खन लगाना पड़ता है, आपको ही पता है। एम्प्लॉयर के पास गया कि एम्प्लॉयर जी हाँ मेरे को है ना घर पे अर्जेंट काम है, तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, भाई तुझे है मुझे क्यों है, मुझे क्या मतलब है, कर। तो मैं कहता हूँ कि नहीं सर, एक्चुअली मैं 12 महीने की मैंने सैलरी आपसे पूरे साल रिसीव की है, पूरे 12 महीने काम किया, 12 महीने की सैलरी ली। वो कहता है हाँ ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सर मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो। समझ रहे हो? एडवांस मतलब वो कहते हैं कि अभी मैंने उसके लिए काम नहीं किया, उस सैलरी के लिए मुझे काम नहीं, मैंने काम नहीं किया, पर मुझे, आप मुझे ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक मैंने 12 महीने काम किया और 12 महीने की सैलरी ले चुका हूँ, मानते हो? ठीक है। अब अगला साल आया अप्रैल, आप इसे साल भी मत समझिए, आप मान के चलिए अगला महीना आया, अभी के लिए मान के चलिए अभी अगला महीना आया। मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2021 के दिन, इस दिन मैं खड़ा हूँ। मैं इस दिन एम्प्लॉयर के पास गया कि मेरे अच्छे एम्प्लॉयर एक काम कर दो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की सैलरी आप मुझे दे चुके हो, क्योंकि मैंने काम भी किया आपके लिए, मेरा हक भी बनता था। वो कहते ठीक है, अब आप मुझे अगले महीने की जो अप्रैल की सैलरी है वो मुझे इस मार्च के महीने में ही दे दो। तो एम्प्लॉयर क्या कहेगा, भाई मैं पागल हूँ, मैं क्यों दे दूँ, अप्रैल के लिए तुमने अभी काम भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्यों मार्च में ही उसके लिए एडवांस में वर्ड पे फोकस करना, एडवांस में सैलरी तुम्हें क्यों दूँ, एडवांस में तुम्हें सैलरी क्यों दूँ। अब मान के चलो मैंने रिक्वेस्ट की एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर मान गया, एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एडवांस सैलरी देने को तैयार हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, जो अप्रैल में जो सैलरी थी उसके लिए मैंने अभी काम किया, वो ड्यू हुई थी, ये सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई, यही पॉइंट है, समझिएगा। अभी सैलरी ड्यू नहीं हुई, इसके लिए मैंने अभी काम नहीं किया, अप्रैल के महीने में मैंने अभी काम नहीं किया, इस सैलरी को अर्न करने के लिए मैंने काम नहीं किया, पर मैंने पहले ही उसे एडवांस में रिसीव कर ली। तो अब एक बात बताओ, सैलरी टैक्सेबल होगी, ड्यू, रिसीव कुछ भी पहले हो जाए, ड्यू, रिसीव कुछ भी पहले हो जाए, अप्रैल के महीने में सैलरी अभी ड्यू होनी थी, अभी हुई नहीं है, क्योंकि मैंने अप्रैल के महीने में अभी काम नहीं किया, मैं सैलरी ले ली मार्च में ही एडवांस में। ड्यू, रिसिप्ट कुछ भी पहले हो जाए, तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, ड्यू बाद में होगी, क्योंकि अभी मैंने काम नहीं किया इस सैलरी के लिए, इस सैलरी के लिए मैं अप्रैल में काम करूँगा, तो सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई है। तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे रिसीव पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब मुझे जो सैलरी अप्रैल के महीने में कमानी थी उस पर मैं टैक्स मार्च में ही दूंगा। तो इसका मतलब इस साल मैं अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी पे तो टैक्स दूंगा, प्लस जो ये अप्रैल की सैलरी अगले साल की थी, अगले साल की थी, अगले साल की थी, और मुझे इस साल एडवांस में मिल गई, एडवांस में मिल गई है, तो उस पर मैं इस साल टैक्स दूंगा। तो इसका मतलब मैं इस साल 12 महीने तो ये इन पे टैक्स दूंगा, प्लस 1 महीना ये, 1 महीना ये, तो मैं इस साल 13 महीने की सैलरी पे टैक्स दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ड्यू और रिसिप्ट कुछ भी पहले हो जाए उस पर टैक्स देंगे हम। तो यहाँ पे ड्यू हो रही है बाद में, क्योंकि हम अभी उसके लिए काम नहीं किया है, जब काम करेंगे तब वो ड्यू होगी, और हमने एडवांस में ले ली, तो ड्यू और रिसीव, एडवांस का तो ये होगा कि रिसीव हो गई, मिल गई, ड्यू और रिसीव कुछ भी पहले हो जाए,
तो यहाँ पे रिसीव पहले हो गई और ड्यू बाद में हो रही है, तो हम रिसीव पे टैक्स लगा देंगे। और इस साल जो अप्रैल से मार्च तक की सैलरी थी उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो तो आपने ड्यू भी की और रिसीव भी की, वो तो नॉर्मल केस है। पर ये आपने एडवांस में ले ली तो आपको इस साल 13 महीने पे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इस पे भी आपको इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब इस अप्रैल महीने की सैलरी पे आप इस साल टैक्स दे चुके हैं, तो जब आप ये अप्रैल महीने की सैलरी नेक्स्ट ईयर में काम करेंगे, जब ये ड्यू हो जाएगी, तब दोबारा टैक्स नहीं दोगे, अगले महीने में आप 11 महीने पे टैक्स दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि ये सैलरी यहाँ पे ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है। जब इसे आप पहले ही रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल कर चुके हो, तो अब आप इसे ड्यू बेसिस पर दोबारा टैक्स मत कर देना, और डबल टैक्सेशन हो जाएगा वो, कि एक बार पहले भी टैक्स लगा दिया और फिर दोबारा भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार और समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर। इसको दिमाग में 2-3 बार घुमाइएगा, ड्यू रिसीव अर्लियर, ड्यू रिसीव अर्लियर, ड्यू रिसीव अर्लियर, ड्यू रिसीव अर्लियर। यहाँ पे रिसीव ड्यू बाद में भी रिसीव पहले होगी, तो हमने रिसीव बेसिस पर टैक्स लगा दी, और इस साल 13 महीनों पे टैक्स देंगे हम। और अगले साल, क्योंकि इस पे हम पहले ही पिछले साल टैक्स लगा चुके हैं, तो इस अप्रैल पे दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इसलिए अगले साल 11 महीनों की सैलरी पे ही टैक्स देंगे। ये बात ध्यान रखना। और सैलरी पे जो टैक्स होता है वो, और जो हम इनकम टैक्स लगाते हैं वो एनुअल बेसिस पर लगाते हैं, साल की साल। याद रखिए, जो इनकम आपने पिछले साल कमाई उस पर टैक्स हम अगले साल लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। और अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज़ अर्लियर। यहाँ पे ड्यू बाद में हुई, रिसीव पहले हुई, तो रिसीव पे हमने टैक्स लगा दिया, पर बाद में जब ये ड्यू होगी तो दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी पे हम पहले रिसीव पे टैक्स लगा चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका। ठीक है, अगर आप कोई एग्जांपल को नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। और यही सारे एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में आपको आगे देखने को मिलेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सब मिलेगा उसमें। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, आप सिर्फ नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, ठीक है, ये रफ में बना लीजिएगा अगर आपको बनाना भी है तो। हमारा सेक्शन 15 का पहला पॉइंट कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे सेक्शन 15 के सेकंड पॉइंट पर। हमारा सेकंड पॉइंट बोलता है हमारा कि एरियर ऑफ सैलरी इज़ टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट वर्ड है एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है ये हम आपको पहले समझाएंगे, पहले यही क्लियर होना चाहिए एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, फिर ही आगे इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, एरियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है इंक्रीज इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? इंक्रीज इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया 1/4/2014 से 31 मार्च 2015 तक। इस साल मैंने काम किया है, मान के चलो मुझे सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपीज़ पर मंथ की, 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल रही थी। 2014-15 में मैंने काम किया है। ठीक है, इस साल ईयर आ गया 2015-2016, 15-16, ये बोलते हैं 14-15। अब बात करते हैं 15-16 की। अब एक बात सोच के देखो, मान के चलो मेरा एम्प्लॉयर मेरे से खुश है, मेरे को कह रहा है कि ठीक है भाई तुमने अच्छा सर्विस दी है कंपनी को, आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पे काम करते हो ना, हम कहते हैं कि अब से आपकी सैलरी 22,000 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, इस साल से 22,000 रुपीज़ पर मंथ है। पर एम्प्लॉयर ने एक बात और कही कि ये जो 22,000 की सैलरी है ना, ये हम बढ़ा रहे हैं पीछे से, हम इसे स्टार्टिंग से बढ़ा रहे हैं। तो एक बात बताओ, मान के चलो मैंने ज्वाइन ही 1/4/2014 को किया था, पीछे से बढ़ा रहे हैं मतलब पहले 20,000 कर रहा था मैं, 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे था, तो वो कह रहे हैं अब 20,000 मत लो, आप मान के चलो आप स्टार्टिंग से ही 22,000 रुपये पर मंथ पे काम कर रहे थे, तो
तो एक बात बताओ, अब एम्प्लॉयर ने ये बात अचानक से बोल दी कि बाईस, चलो इस साल की तो समझ में आती है कि 22,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग से है, 22,000 के ऊपर मेरे को टैक्स देना है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। पर एक बात बताओ, क्या मेरे को पिछले साल पता थी ये बात कि मेरी सैलरी अगले साल एम्प्लॉयर 22,000 रुपये पिछले साल से ही कर देगा, स्टार्टिंग से ही कर देगा? क्या मेरे को ये बात पता थी? नहीं पता थी। तो मैं टैक्स कितने पे दे चुका हूँ? मैं टैक्स 20,000 के हिसाब से दे चुका हूँ। पर इनकम टैक्स वाले बोलेंगे, अब वो कहेंगे कि भाई तूने 20,000 के हिसाब से टैक्स तो दे दिया, पर लेकिन तेरी सैलरी तो 22,000 थी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तेरी सैलरी पीछे से बढ़ाई थी, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पिछले सालों से बढ़ाई थी। तो एक बात बताओ, अब कितने अमाउंट पे आपने अभी तक टैक्स नहीं दिया होगा? अब अभी आपने 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि आप पिछले साल 20,000 पे टैक्स दे चुके होगे। सैलरी अब आपकी 22,000 कर दी गई है पिछले साल से ही। अब आप 2,000 रुपये पे टैक्स अभी तक आपने दिया नहीं होगा। अगर अभी तक आपने 2,000 पे टैक्स नहीं दिया होगा तो अब आपको देना पड़ेगा। पर आप ये बात ये आती है कि ये 2,000 रुपये पिछले महीने की इनकम मान के टैक्स दें या फिर इस साल इनकम मान के टैक्स दें? समझ में आ रहा है? अब ये 2,000 रुपये पिछले साल की इनकम मानते हुए टैक्स दें, इस साल की इनकम मानते हुए टैक्स दें? तो एक बात मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ पे पता ही नहीं था कि मेरी इनकम 20 के बजाय वो 22 कर देगा अगले साल से, और कहेगा कि पिछले साल की भी 22 ही मान के चलो। तो एक बात बताऊँ, मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ, मेरे को थोड़ा ना पता था वो 22 कर दे। मैंने थोड़ा ना कोई टैक्स चुराया है, मैंने तो 20,000 के हिसाब से जो इनोसेंटली मैंने देना था टैक्स वो दे चुका हूँ। तो अब इनकम टैक्स में कहते हैं कि आपकी जो ये 2,000 रुपये जिस पे टैक्स अभी तक नहीं लगा, अब इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा जिस साल आपको ये रिसीव हो जाएंगे। पिछले साल तो रिसीव हुए ही नहीं होंगे, पिछले साल तो 20,000 रुपये ही रिसीव होंगे मंथ के हिसाब से। अगले साल एम्प्लॉयर बोला कि 22,000 रुपये तो इस साल से आप लोगे, प्लस पिछले साल की सैलरी 22,000 से 22,000 ही मान के चलो। अब हम आपकी सैलरी पीछे से बढ़ा रहे हैं, 22,000 मान के चलो। तो 2,000 रुपये एम्प्लॉयर ने मेरे को कम दिए होंगे तो मैं 20,000 रुपये के हिसाब से टैक्स दे चुका हूँ। लेकिन 22,000 रुपये मेरी सैलरी पीछे से की तो मैं 2,000 रुपये पे टैक्स अभी तक नहीं दिए होंगे, और 2,000 रुपये ये एम्प्लॉयर से मिले भी नहीं होंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉयर 2015-16 की स्टार्टिंग में कह रहा है कि परवीन पिछले साल तो 20,000 मेरे से ले चुके हैं, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कम दिए हैं तेरे को, कम दिए हैं बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जो तेरे ये बनते हैं 24,000 रुपये, जो 24,000 रुपये मैंने तेरे को पिछले साल कम दिए हैं ना, वो मेरे से इस साल ले ले। तो अब जो ये 24,000 हैं, ये इस साल में टैक्स देना है या इस साल में टैक्स देना है? तो सरकार कहती है कि 24,000 रुपये पे टैक्स उस साल में दोगे जिस साल ये रिसीव हो जाएंगे। तो ये 15-16 में रिसीव हो रहे हैं, तो ये टैक्स इस साल पे लगेगा, इस 24,000 पे। इस साल नहीं लगेगा, इस साल आप 20,000 पे टैक्स दे चुके होंगे। आपको नहीं पता था सैलरी 22,000 होने वाली है, 22,000 में से आप 2,000 पे टैक्स कम दिया है, 2,000 रुपये आपने कम टैक्स दिया है। तो ये 2,000 पे टैक्स आप उस साल दोगे जिस साल आपको रिसीव हो जाएंगे। आपको रिसीव 15-16 में हुए तो आप 15-16 में टैक्स देंगे इस 2,000 पे, समझ रहे हो? इस साल आप टैक्स कितना देंगे? टोटल 22,000 रुपये पे 12 महीने के हिसाब से देंगे, और प्लस ये 24,000 रुपये जो आपको इस साल रिसीव हुए हैं पिछले साल के, उस पर टैक्स देंगे। तो वर्ड ये कह रहा है एरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल रिसीव हो जाएगी। समझ रहे हो? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब है इंक्रीज इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सैलरी का बढ़ जाना पीछे से। समझ रहे हो? 20 थी 22 कर दी, 2,000 रुपये कम टैक्स दिया, और 2,000 मिले भी नहीं होंगे उस टाइम। अब मेरे को एम्प्लॉयर कह रहा है कि वो पीछे से आप 22,000 मान के चलो, 2,000 रुपये अब मेरे को एम्प्लॉयर दे रहा है पिछले सालों के जो नहीं दिए थे उसमें। तो इस पर टैक्स उस साल लगेगा जिस साल रिसीव होंगे। एरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल मिल जाएगी, जिस साल की है उस साल नहीं लगेगा, जिस साल मिल जाएगा उस साल टैक्स लगेगा, ठीक है। एरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल मिल जाएंगे पैसे। ये पैसे 2,000 रुपये थे पिछले साल के, पर लेकिन मिले हैं इस साल में, तो टैक्सेबल इस साल होंगे। इसको ड्यू और रिसिप्ट वाले कंसेप्ट से मिक्स मत करना। ड्यू और रिसिप्ट अलग चीज़ है। ये 2,000 रुपये तो कभी ड्यू भी नहीं हुए थे, क्योंकि तो अचानक से बोल दिया उसने 20 के हम 22 कर रहे हैं आपके। बस अब याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, ड्यू और रिसिप्ट से मिक्सअप मत कीजिएगा, ये अलग है। एरियर ऑफ सैलरी अलग है, ड्यू और रिसिप्ट का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये दिखे ना कि एरियर ऑफ सैलरी है, तो एरियर ऑफ सैलरी उस साल में टैक्सेबल होगी जिस साल में मिली है। बस इतना दिमाग में बिठा लो अभी के लिए, बहुत है। अगर इसमें कन्फ्यूजिंग हो रही है कुछ समझने में तो इतना दिमाग में बिठा लो कि एरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल मिली है, ठीक है। ओके,
तो ये हमारा था चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 15। आई होप आपको ये चार्जिंग सेक्शन जो बेसिक है बिल्कुल, ये कम्प्लीटली आपको कवर हो गया होगा। ठीक है, अभी कुछ एक दो पॉइंट हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बाकी जो मेन जो सेक्शन 15 में था चार्जिंग सेक्शन में वो कवर हो चुका है। ये आपका सेक्शन 15 था। ठीक है, एक बार रिवाइज़ करेंगे, छोटा सा इसका रिकैप लेंगे और फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 16 तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक आपको सैलरी पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो डिडक्शन कहाँ से समझ में आ जाएगी। तो अब सेक्शन 16 होगा सबसे लास्ट में। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 17, जो हमें बोलता है सैलरी में क्या क्या आएगा, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, ये सब हम बाद में अभी देखेंगे आगे। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन अगर आपको अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए, सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने ये कंसेप्ट पहले पढ़े हुए हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो जब तक आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। ओके, एरियर ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी जिस साल रिसीव होगी। समझ रहे हो, एरिया ऑफ सैलरी मतलब सैलरी जो आपकी बढ़ाएगी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो पीछे से सैलरी बढ़ाएगी वो टैक्सेबल होगी उस साल में जिस साल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ओके। यही ये 3 पॉइंट्स थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ओके, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन मतलब कुछ क्लियरिटी दी हुई है, किसी बात को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर किसी तरह की कोई सैलरी एडवांस में एक बार बंदे की इनकम में इंक्लूड हो गई तो उसे दोबारा टैक्स मत कर देना। देखो, मैंने आपको क्या कहा था, जब वो नेक्स्ट यहाँ पे कहा था ना, अप्रैल की सैलरी जब मार्च में मिल गई थी, जब उस अप्रैल की सैलरी पे आप मार्च में टैक्स लगा चुके हैं पिछले साल, तो अगले साल जब उस अप्रैल की सैलरी होगी उस पर दोबारा टैक्स मत लगा देना। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे 12 महीने की सैलरी तुमने अर्न की और 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई, तो इस साल आप 13 महीने की सैलरी पे टैक्स दोगे, क्योंकि ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, वो अभी ड्यू नहीं हुई लेकिन रिसीव हो गई, तो आप 13 महीनों की सैलरी पे टैक्स देंगे। लेकिन जब वो अगले साल, जब इस महीने की इनकम पे या इस महीने की सैलरी पे आप पिछले साल टैक्स दे चुके हैं एडवांस की फॉर्म में कि भाई वो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे आप इस पे पहले टैक्स दे चुके हैं, तो जब दोबारा अगला साल आएगा तो उस पर ड्यू बेसिस पर टैक्स मत दे देना आप दोबारा, उसे इनकम में मत इंक्लूड करना। इस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड रुकिए, और एक एक्सप्लेनेशन और है, आप ये और देख लीजिए पहले। किसी भी तरह की कोई सैलरी, बोनस, कमीशन जो रिसीव होगी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से, वो सैलरी में इंक्लूड मत करना। अभी समझाते हैं क्या है। इसके नीचे लिखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1। ये नोट साथ के साथ बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे। वंस सैलरी इज टैक्स्ड on the basis of receipt, then don't tax it again on due basis। एक बार आपकी सैलरी अगर रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो उसे दोबारा ड्यू बेसिस पर टैक्स मत कर दीजिएगा। पहले ही सैलरी आपको एडवांस में मिल गई, एडवांस बेसिस पर टैक्स दे चुके हो, तो अगले साल जब वो सैलरी ड्यू होगी तो दोबारा टैक्स मत दे देना, उसी सैलरी को इनकम में इंक्लूड मत करना, क्योंकि आप पहले टैक्स दे चुके हो उस पर। दोबारा टैक्स देने का इरादा थोड़ी ना अपना, अगर वो दोबारा इनकम में जुड़ गई तो दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार टैक्स दे चुके हो तो उसी इनकम पर दोबारा टैक्स थोड़ा ना देंगे। ठीक है, तो कोई भी आपकी सैलरी, कोई भी आपकी इनकम जो पहले एडवांस बेसिस पर, आप रिसीव बेसिस पर टैक्स दे चुके हो, तो उसे दोबारा ड्यू बेसिस पर टैक्स मत देना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ओके, एनी सैलरी received by a firm, received by a partner from partnership firm, salary received by a partner from partnership firm is not taxable under head salary
एक्सप्लेनेशन नंबर 2, हम इसे मतलब बोलेंगे कैसे, हम ऐसे बोलेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 15, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन 15। हम ऐसे जब भी हम इसे कुछ बोलेंगे, मतलब इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 15, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसे हम। और इसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन नंबर 15, ऐसे बोलेंगे हम इसे जब इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलते हैं कि आपको सैलरी, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से, आपने पढ़ा होगा जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे तो पार्टनर्स को सैलरी दी, कमीशन दिया, आपने याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे टू सैलरी टू राम, सैलरी टू श्याम, ओके कमीशन, उसके बाद हम शेयर करते थे टू प्रॉफिट, प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, याद है ना। अगर देखो अब याद है ना, तो वो जो सैलरी वगैरह उसको देते थे ना, तो वो जो सैलरी उसको देते थे ना, वो सैलरी उसके लिए उसके सैलरी हेड में मत डालना। मान के चलो ये मेरी पार्टनरशिप फर्म, ये मैं पार्टनर, ये पार्टनरशिप फर्म जो है ये मैं पार्टनर, मेरी मालिक नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। अगर मैं छोड़ कर चला गया तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, समझ रहे हो। या फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो कभी भी उसके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं होता है। तो जो भी सैलरी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिलेगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, याद रखिएगा। सैलरी जो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिलेगी वो टैक्सेबल सैलरी हेड में नहीं होगी, वो टैक्सेबल होती है पीजीबीपी में। उसके ऊपर पूरे प्रोविज़न्स बनाए हुए हैं सेक्शन 40 स्मॉल बी वगैरह के, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता होगा। तो पूरे प्रोविज़न्स हैं, उनको हमें कवर करना पड़ेगा। वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो उस चैप्टर में जब हम जाएंगे तो वहीं पे कवर करेंगे। इतना याद रखिए अभी के लिए, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होगी सैलरी हेड में। देखने में लग रहा है कि सैलरी है, पर लेकिन ये सैलरी नहीं है। वैसे कहने को सैलरी है, पर लेकिन उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, मेरे साथ अगर आप रिपीट करेंगे ना तो आपको याद रहेंगे ये पॉइंट्स। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी सैलरी का शेयर मिलता है, जो भी सैलरी मिलती है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो पीजीबीपी हेड में जाती है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 15 मेरे को कवर करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 17 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा और ये नोट्स ये बना लीजिएगा ज़रूर, ये आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर काम आएंगे। और आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन की मिनिमम प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहेगा, और प्रैक्टिस जो है वही कर पाएगा साथ में जिसको इनका बेसिक पता होगा कंसेप्ट्स का, जो मैंने बताया इतना भी अगर उसे पता होगा तो वो आराम से सोल्व कर पाएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स मैं कवर करने वाला हूँ। तो पूरा कोशिश करूँगा कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊँ और आपकी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाऊँ जितनी भी हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। और जैसे तो आपको दिख रही है अभी मेरा ये कंटेंट दिख रहा है, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट और भी होने वाली है। तो प्लीज़ इसको जो है आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उनको भी बोलेगा प्लीज़ लाइक करेंगे, ठीक है। हम ट्राई करेंगे लाइव आने की कभी। और थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी क्या भी शायद कल ही मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी, तो कल ही आपसे मिलेंगे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और बनाने के लिए, ठीक है। और हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी की इन वीडियो से काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।